अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस बेटा, आपसे कन्वर्सेशन हुई कि क्लास को कंडक्ट करने जा रहा था मैं, लेकिन देखिए कुछ स्टूडेंट्स, कॉमन सी बात है, सबकी वर्किंग होती है तो वो नहीं थे अवेलेबल। मौसम आपके सामने सूरत हाल है कि भाई कुछ भी बारिश किसी भी हो सकती है, तो इसलिए लिहाजा लेक्चर फिर आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। बेटा बहुत ही मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको मैंने आपको पढ़ाना था, और ये वो टॉपिक है इसको लाइव सेशन में पढ़ने का ज़्यादा मज़ा है। तो मेरी कोशिश ये है, मैंने फिर ये डिसीजन को ऐसे लिया कि मैं आपकी उसकी स्टार्टिंग कुछ जो है वो वर्डिंग, कुछ एक्सप्लेनेशन वो अपलोड के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उसको देखिएगा अच्छी तरीके से, फिर उसके बारे में कोई क्वेश्चन होला, किसी बात के क्वेश्चन होंगे, एक बड़ा डिटेल टॉपिक है ये, फिर उसको हम जो आगे क्वेश्चन के आंसर्स करते हुए और फिर इस टॉपिक को अपने लाइव सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं इसका इंट्रो दूंगा ताकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, फिर आपको एक टाइम मिल जाएगा इसको समझने के लिए, ताकि मैं जो कि थोड़ी सी आगे की वर्किंग होगी वो मैं एक लाइव सेशन में करूँगा, क्योंकि ये लाइव सेशन में ज़्यादा बेटर वर्किंग होगी। अच्छा जी, अब बात यह है बेटा, अपनी बात शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने उसकी 4 एप्लीकेशन, इसमें आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है बेटा। ये 4 जो है वो हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी। सेकेंड लॉ में एप्लीकेशन फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सेकेंड लॉ वो इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आता है जो फर्स्ट लॉ में नहीं थी। अब आपको समझ में ये बात आई कि भाई फर्स्ट लॉ में इनकम्प्लीट चीज़ें क्या थी ऐसी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ में जो इनकम्प्लीट बात थी वो ये थी कि फर्स्ट लॉ ने कह दिया जनाब कि ये प्रोसेस हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। लिमिटेशंस, कंडीशंस, इस पर बात नहीं की। फर्स्ट लॉ ने लिमिटेशन और कंडीशन फिनोमेना पे बात नहीं की थी। फर्स्ट लॉ ने आपसे क्या कहा जनाब कि अगर एक कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इस तरह की फॉर्मेशन बन जाएगी, आइसोकोरिक होगा तो इस तरह वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये बन जाएगा, सिस्टम में हीट नहीं दी जाएगी, सिस्टम से हीट आउट नहीं की जाएगी तो एडियाबैटिक हो जाएगा, टेम्परेचर सिस्टम को कांस्टेंट कर दो तो आइसोथर्मल सामने आ जाएगा। अब वो किन कंडीशंस के हिसाब से होगा, उसके लिमिटेशंस क्या हैं चीज़ों की, या कोई भी जो है वो एक इंजन अपनी परफॉर्म कर रहा है तो वो किस तरीके से करेगा, तो कुछ लिमिटेशंस और जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं है, वो चीज़ें सामने नहीं होंगी। फर्स्ट लॉ ने अपने हिसाब से बात की, फर्स्ट लॉ की अपनी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से बात की उसने। अब सेकंड लॉ बेसिकली आपके पास किस चीज़ के लिए आ रहा है, क्योंकि इससे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जनाब के तमाम जो हैं वो हीट का सम है सिस्टम में वो रिमेंस कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ ये कह रहा है। अब किस किस कंडीशन में ये एप्लीकेबल है कि तमाम हीट का सम कांस्टेंट है, किस जगह पे रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, किस जगह पे रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता, ये एक्सप्लेनेशन हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं दी। फर्स्ट लॉ फेल है ये वाली बात नहीं हो रही है, फर्स्ट लॉ कोई फेल नहीं है, फर्स्ट लॉ ने अपने हिसाब से वर्किंग की। फर्स्ट लॉ का जो काम था उसने वो अपना काम किया, फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, उसकी सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि जो आगे कुछ चीज़ें बताने की हैं वो सेकेंड लॉ बता रहा है आपको कि लिमिटेशंस क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी, कोई रिवर्सिबल कंडीशन जो है वो पॉसिबल किस तरीके से हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ये सब चीज़ें हैं देखने के लिए। क्योंकि फर्स्ट लॉ आपसे क्या करें कि तमाम जो हीट का सम है वो एक सिस्टम में रिमेंस कांस्टेंट, जो हमने कहा कि डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये वहाँ की फॉर्मेशन थी। अब किस तरह सिस्टम में वो पॉसिबिलिटी है, क्या वो कंडीशंस होगी, क्या लिमिटेशन होगी, क्या एक सिस्टम अपने रिवर्सिबल प्रोसेस में आ सकता है या नहीं आ सकता, और अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस में आ सकता है तो किस तरीके से आएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा तो किस तरीके से आएगा, ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। ये कौन बताने जाएगा या वो कंडीशंस कौन बताएगा, वो बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकेंड लॉ अपने आप इटसेल्फ एक डिटेल टॉपिक है, जैसे फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ की रिमेनिंग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेकेंड लॉ बताने जा रहा है। मैंने सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट आपके पास लिखी है वो आपकी बुक से बिल्कुल हट के लिखी है, नोट से बिल्कुल चेंज लिखी है। मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी है जो सेकेंड लॉ को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत डिटेल टॉपिक है, फिर ये बात कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी वजह से मैंने इसको शॉर्ट ही रखा है कि सिर्फ रिकॉर्डेड में थोड़ी सी बात करूँगा, बाकी मैक्सिमम बात मैं खुद भी लाइव सेशन में करना चाहूँगा।
अब मैंने सेकंड लॉ की एक बड़ी इंफॉर्मेशन क्या आपको देना चाहिए, इसने सेकंड लॉ को कंप्लीट कर देना है। ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। क्या कह रहे कि वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी मिसाल आपके सामने मैं देता हूँ। ये जो मेरे हैंड हैं, मैं अपने हैंड्स को इस तरह आपके सामने करता हूँ। जब मैं इस तरह करूँगा आपके सामने के बाद है तो आपको पता है क्या है, वर्क परफॉर्म हो रहा है और वर्क परफॉर्म करने की वजह से क्या चीज़ हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। इट्स मीन मेरा जो ऑल वर्क है, जो मेरा तमाम वर्क है, जो ऑल वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, हीट के अंदर। या आप नॉर्मली अपने घर में भी एक प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से अपने जब हैंड को कर रहा हूँ तो ये वर्क परफॉर्म हो रहा है और ये सारी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो एक हीट के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये बात आप बहुत सुना जानते हैं। लेकिन आप अगली बात सुनिएगा, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू। अब मैं यही अपने हैंड लेके जाता हूँ जनाब और एक कोई कैंडल है या कहीं से भी जो है वो कोई हीट प्रोवाइड हो रही है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ खड़ा हो जाता हूँ और इस तरीके से अपने हाथ को जब वहाँ रखता हूँ तो हीट मिलने की वजह से मेरे हाथ क्यों होना नहीं शुरू हो जाएंगे। आधी बात समझ में, हीट मिलने की वजह से अब मेरे हैंड ऐसे नहीं रहेंगे, उस वक्त तो हो जाने चाहिए थे, ऐसे ही है ना भाई, उस वक्त तो हो जाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि ऑल ये जो हीट की हम बात करते हैं रिमेंस कांस्टेंट। तो वही बात सामने आ रही है कि जो कंडीशन लिमिटेशन बतानी है कि कोई भी रिवर्सल प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है, आया कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता, अगर करना है तो उसको ये क्या कंडीशन अप्लाई होंगी, यही सेकंड लॉ बताने जा रहा है कि मैं अपने हैंड को अगर इस तरीके से किसी हीट जो जगह पर लेके चले जाऊँ या कहीं पे कैंडल जल देगी, मेरे हाथ तो जल जाएंगे जनाब, लेकिन मेरे हाथ इस तरीके से वर्क करना शुरू नहीं कर देंगे। लेकिन मैं अगर अपने हैंड को इस तरीके से वर्क करवा रहा हूँ तो वो तमाम वर्क हीट में कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से ले आके खड़े हो जाऊँ किसी भी जगह पे जहाँ पे हीट प्रोवाइड हो रही है तो मेरे हाथ खुद ब खुद से ऐसे होना शुरू नहीं हो जाएंगे। इट्स मीन ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आपको सबसे मैंने ईजी इस पूरी चीज़ के अंदर सेकंड लॉ की पूरी कहानी आ जाएगी। दो डिफरेंट साइंटिस्ट आपके पास हैं, लॉर्ड कैलविन, सेल्स स्टेटमेंट, ये डिफरेंट स्टेटमेंट आपके पास है, वो बात की बात होगी। लेकिन अगर सेकंड लॉ को समझना है तो इस वर्डिंग से आप बहुत बेटर समझ सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके पास ये वर्डिंग है समझने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और भी हम डिफरेंट सामने रखेंगे। तो अब एक चीज़ किस तरीके से पॉसिबल है, उसको किस तरीके से पॉसिबल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि जनाब एक सिस्टम है वो है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा एक सिस्टम है वहाँ पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 180। हम जानते हैं नेचुरली क्या होगा, नेचुरली क्या होगा कि हीट फ्लो करती है हाई टू लो। अब हीट फ्लो होना शुरू करेगी, नेचुरल फिनोमेना हीट का कि हीट हाई से लो की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हीट मूव करती है, फ्लो करती है। तो जहाँ आप ये फ्लो करना शुरू कर देंगे और कब तक हीट फ्लो होती रहेगी, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, जब तक कि ये इक्वल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हीट फ्लो करते गई क्या हो जाएगा जनाब, कहीं पर भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि जनाब ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया, यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, हीट का फ्लो अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात और बताऊँ, लाजमी नहीं है 50-50 हो, यहाँ पे 60-40 भी हो सकता है। डिफरेंस मतलब ये जितना अमाउंट यहाँ से कम हो रहा है वो वहाँ शिफ्ट हो गया है। अब ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब 60 यहाँ है तो 40 यहाँ है, 40 है तो 60 यहाँ है, दोनों का मिला के 100 हो जाए। तो जब मिकदार इक्वल हो जाती है कि जनाब कितनी हीट यहाँ फ्लो करनी थी इतनी हीट यहाँ फ्लो हो गई, बाकी यहाँ रह गई, दोनों को ऐड करें तो 100 जितना था वो अमाउंट बन जाए, तो उस टाइम पे हीट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। मैंने 50-50 एग्जाम्पल पर बात की है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। आप ये बस समझिएगा कि हाफ ही हो रही है हमेशा, ऐसा नहीं है। ये रेशो चेंज भी हो सकता है, ये देखिए रेशो 40-60 का भी हो सकता है, 60-40 का भी हो सकता है और ये 70-30 का भी हो सकता है। लेकिन 70-30 में 100 हो जाएगा,
मतलब 30% हीट जा रही 70 रुक गई, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब दोनों को एडअप करें तो वही वाला आंसर आता है जो स्टार्टिंग का था, तो उस टाइम पे हीट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। लेकिन अब आपके पास मैं आपसे कहूँ कि जनाब कुछ ऐसा प्रोसेस कर दें कि ये तमाम हीट जो है वो रिवर्स हो के क्या हो जाए, ये पूरा 100 बना दे और ये दोबारा से क्या हो जाए, बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। इस कंडीशन को बताने के लिए कि क्या कंडीशन अप्लाई की जाएगी, लिमिटेशंस क्या होंगी, क्या सिस्टम अप्लाई किया जाएगा, हम इसके बारे में अभी नहीं कह सकते। ऐसा ही है ना। अब ये किस तरीके से है, अब मैं आपसे कहूँ जनाब कि आप इस पूरे अमाउंट को, इस पूरी हीट को क्या कर दें, वापस बैक कर दें, वापस बैक कर दें पूरी हीट को, और ये पूरी हीट बैक यानी कि पूरा फर्स्ट वाले को 100 कर दें और सेकंड वाला दोबारा से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये चीज़ें जनाब किस तरह पॉसिबल होगी, किस तरह पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्या कंडीशन होगी, इसी पर बात करने के लिए सेकंड लॉ आपके सामने आया। ठीक है, अब मैं और अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ, अपनी बात थोड़ी सी और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, अब सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सेकंड लॉ को समझने के लिए मुझे क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, या सेकंड लॉ को जब समझेंगे तो क्या काम होगा, आप ये बात समझिएगा। सेकंड लॉ को समझने के लिए मैं 2 सिस्टम में चीज़ों को डिवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1 स्पॉन्टेनियस, और नंबर 2 नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, 2 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, नंबर 1 स्पॉन्टेनियस और नंबर 2 नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि जनाब कि एक चीज़ आपके लिए ईजीली हो गई, दूसरी चीज़ किस तरीके से होगी, हो सकती है लेकिन वो किस तरीके से होगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक अलग सी बात हो जाएगी आपके पास कि वो किस तरह पॉसिबल है। नॉन स्पॉन्टेनियस चीज़ किस तरीके से पॉसिबल है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास में स्टूडेंट हमारे पास मौजूद होते हैं। अब क्लास के स्टूडेंट ऐसे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अपना वर्क जो है या उसको जो होम असाइनमेंट दिया जाता है वो इजीली जो है वो क्या करते हैं, खुद इट सेल्फ कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें कहा नहीं जाता कंप्लीट करने के लिए, अपनी वर्किंग को खुद कर लेते हैं। हाँ भाई हम अपने वर्किंग करनी है। कुछ क्लास के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार पुश किया जाता है, उनको डांटा जाता है, कभी उनको मारा जाता है या उनको सख्ती की जाती है, तो उससे क्या होता है वो अपनी वर्किंग करते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर की सीक्वेंस कम होती है वो दोबारा उसी में वापस आ जाते हैं, यानी उनको बार बार पुश करने की ज़रूरत होती है। तो हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन। थोड़ा समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि आपके वाटर है, उस वाटर में जो है वो आपने शुगर को डिज़ोल्व करना है, तो आपने क्या किया, पानी लिया, वाटर लिया, उसके अंदर शुगर को आपने उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो आपने ड्रॉप कर दी। अब क्या होगा जनाब, वो आप थोड़ा सा आपको स्पून से करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पानी में उसका डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा अपनी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा ही होगा किसी तरीके से कोई लेक है, कोई झील है, वहाँ से जो है वो वाटर जो है वो एवोपरेट हो रहा है ना, देखो वो वाटर अपना आपका एवोपरेट हो रहा है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि आपके इजीली अगर हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक दूसरी बात आपको बताते हैं कि आपने अपने घर में देखा है कि बहुत कॉमन से मिसाल है, आपके अपने घर के अंदर जो वाटर होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो है वो घर में हम वाटर को स्टोर करते हैं, पहले टैंक होता है, टैंक के बाद वो ऊपर टंकी होती है, वहाँ पे वाटर हम जो है ऊपर भेजते हैं, पानी चढ़ा जाता है। उसके बाद हम उनको यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, जो है टैप जो है वो आपने ओपन किया और इजीली आपके पास पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है, हाई से लो की तरफ वाटर आ रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला आपके मैं डायरेक्टली, बस मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि इस नल से यहीं से स्टेप से ये पानी टंकी में चला जाए, पॉसिबल नहीं है। मतलब तो आपका ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका लो से हाई की तरफ चले जाए, हाई से लो की तरफ तो आपका आ रहा है, तो आपने लो से हाई की तरफ वाटर को फ्लो करना है, तो वो फ्लो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी।
वो कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, जो है वो डीसी वाटर जो फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो आपको चलानी पड़ेगी, जो पंप होता है इसके ज़रिए से वो पानी ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि आपने एक कंडीशन, एक सिस्टम वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वो इजीली वाटर आपका ऊपर की तरफ फ्लो नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो खुद ब खुद नहीं हो सकती, उनको करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए। जब उन्हें परफॉर्म करने की तरफ आप चाहते हैं कि हो सकता है, मैं यहाँ से क्या बोला कि वाटर जो है वो आपका हाई से लो की तरफ इजीली मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपके साथ मुझे लो से हाई की तरफ लेके जाना है, तो उस सिस्टम के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस लानी पड़ेंगी। हो तो सकता है लेकिन कंडीशंस के साथ। तो वो कंडीशंस क्या हैं, वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम, वो कंडीशन कौन बता रहा है? सेकंड लॉ। ठीक है, वो कौन बता रहा है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वर्किंग अपनी इजीली खुद कर, इसमें आपको बात कही कि आपके झील है जो लेक है उसका पानी एवोपरेट हो रहा है, चीनी जो है वो वाटर में डिजोल्व हो रही है, ये आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने ये काम करना है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ आपने जाना है कि वाटर को आपने लो से हाई की तरफ मूव करवाना है, तो आपको एक पंप की नीड होगी, आपको डीसी मोटर चाहिए, जो भी वो कंडीशन, ये सारी कंडीशन अप्लाई करने के ऊपर के पंप और डीसी मोटर, अब वो पानी ऊपर की तरफ चला जाएगा, वरना वो पानी आपका लो से हाई की तरफ ट्रेवल फ्लो नहीं कर सकता। तो ये वो कंडीशन है जो आपको सेकंड लॉ के जरिए पता चल रही है कि आपने एक न्यू सिस्टम इन करना पड़ता है नॉन स्पॉन्टेनियस को परफॉर्म करने के लिए, और स्पॉन्टेनियस जो है वो आपके पास इजीली अकर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया आपके पास स्पॉन्टेनियस का और नॉन स्पॉन्टेनियस का। तो अपनी बात की तरफ फिर वापस आ रहा हूँ कि सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को पूरा कर रहा है कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। कि जनाब के ऑल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर उसको कन्वर्ट करने की तरफ जाना है तो फिर कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। वाटर की मैंने मिसाल दी ना आपको कि वाटर हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है इजीली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि जनाब लो से हाई की तरफ आप चाहे आपके जो टैप है, आपका जो नल है, उसको वहाँ से आप उसको जो है वो इजीली जो है वो पानी लो से ऊपर टंकी तक पहुँचा दें, वो इजी फॉर्मेट पे नहीं पहुँच जाएगा। आपके कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है कि ऊपर टंकी से अगर आपको पानी लेना है तो आपको कोई जो है वो मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो कोई डिफरेंट सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपने नल को ओपन करेंगे, इजीली आपको पानी आना शुरू हो जाएगा। वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने वाटर को लो से हाई की तरफ मूव करवाना है तो वहाँ पे आपको पंप भी चाहिए, वहाँ पे आपको डीसी मोटर की फंक्शन भी चाहिए, फिर आप अपना वर्क कर सकते हैं। यानी कि कुछ कंडीशन चाहिए, तो वो कंडीशन ही के बाद सेकंड लॉ कर रहा है आपसे। ठीक है, जैसे मैंने अपने हैंड के आपको एग्जाम्पल दी, ये सब चीज़ें आपके सामने रखी है मैंने। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आपके घर में दूसरी एग्जाम्पल दे देते हैं, आपके घर में रेफ्रिजरेटर मौजूद है, ठीक है ना, बहुत कॉमन मिसाल है। तो अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपसे क्या बात की, मैंने आपसे ये बात कही है कि हीट फ्लो कैसे कर रही है, हीट फ्लो हाई टू लो, हाई टू लो। अगर आपने लो टू हाई मूव करवाना, बात आ रही ना, नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टू हाई। अब अगर आपने लो टू हाई की तरफ मूव करना है तो अब आप क्या करेंगे, अब बात समझिए, जो आपके घर का रेफ्रिजरेटर है वो किस तरीके से अपनी वर्किंग कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर आपकी चीज़ें क्या होगी, ठंडी होगी, ये कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, यानी कि लो टेम्परेचर है उसका अपना इट्सेल्फ। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ऑब्वियसली हॉटनेस है। कंप्रेसर के ज़रिए उस अपनी वो हॉटनेस को क्या कर रहा है, सिस्टम से आउट कर रहा है, यानी कि अपनी हीट को सिस्टम से वो बाहर भी निकाल रहा है। ऐसे ही है, क्या कर रहा है, अपने सिस्टम से अपनी हीट को बाहर निकाल रहा है। लेकिन ये कब होगा, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग ऐसी कब होगी, आपने रेफ्रिजरेटर घर में ला के रख लिया, अब वो खुद ही इस तरह वर्क कर लेगा कि चीज़ें जो हैं वो आपकी ठंडी होती रहेंगी, बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी हॉट है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपने क्या रखा था, पानी की बोतल आपने ला के रख दी और उसके अंदर बाहर का टेम्परेचर काफ़ी हाई था, आपने जाके जब अंदर बोतल रखी पानी की तो वो ठंडी हो गई, खुद को ठंडी नहीं हो जाएगी, उसका टेम्परेचर तो लो है और बाहर का टेम्परेचर हाई है। आपसे क्या कहना है कि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन अगर लो टू हाई की तरफ जाना है आपने, तो कंप्रेसर के जरिए वो ऑलरेडी अपनी जो हीट को आउट भी कर रहा है। तो अब हो क्या रहा है, लो टू हाई की तरफ बात हो रही है, टेम्परेचर सिस्टम का लो है रेफ्रिजरेटर का,
कोल्डनेस की तरफ बात हो रही है, बाहर का टेम्परेचर हाई है, अब ये वर्क कैसे करेगा? खुद बहुत तो वर्क नहीं कर देगा। तो अगर आपने इस तरह मूव करवाना है कि हीट लो से हाई की तरफ मूव कर जाए, आपके डिफ्रीज़र में रखे हुआ सामान ठंडा रहे, आपकी बोतल जो है वो पानी ठंडा हो जाए, तो आपने डिफ्रीज़र का रेफ्रिजरेटर का प्लग लगा के उसे ऑन करना पड़ेगा। इट्स मीन आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। हमारी बात समझ में? आपने उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसे प्रोवाइड करेंगे। मतलब कंडीशन आ गई ना कि अगर लो से हाई की तरफ जाना है, अगर लो टेम्परेचर कहाँ का है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लो है, बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, बाई कंप्रेसर वो ऑलरेडी हॉट टेम्परेचर को सिस्टम से आउट कर रहा है, हीट लो से हाई की तरफ मूव कर रही है, किस तरह मूव करेगी? जब तक आप उसका प्लग नहीं लगा देंगे, रेफ्रिजरेटर को ऑन नहीं कर लेंगे, और प्लग लगाने के बाद आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, वो हीट को फ्लो करवा रही है लो से हाई की तरफ। कहने की ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी किस सूरत में है? जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। यानी कि एक कंडीशन, नॉर्मल सिस्टम में ऐसा नहीं है। नॉर्मल सिस्टम में क्या हो रहा है कि हीट बगैर किसी चीज़ के फ्लो कर रही है हाई टू लो, उसमें आपको किसी सिस्टम की, किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। हीट नेचुरली फ्लो करती है हाई टू लो। अगर लो से हाई पे जाना है, इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो क्या काम होगा वहाँ पे? क्या क्या किया जाएगा वहाँ पे? ये किया जाएगा कि आप सिस्टम को कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगी? प्लग लगाने के बाद जो प्लग लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिल जाएगी। तो अब वो लो से हाई की तरफ मूव करेगा। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लो है, कूल्ड की तरफ है, कंप्रेसर से वो हॉट आउटसाइड निकल रही है, सिस्टम को हॉट टेम्परेचर भी वो दे रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, और हीट फ्लो कर रही है लो टू हाई। क्योंकि लो से हीट निकली है ना, कंप्रेसर से हीट निकल रही है। कंप्रेसर लगा हुआ कहाँ है? रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ है, वहाँ से वो हीट निकल रही है। हीट कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। बाहर का टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है, हाई है। तो लो से हाई की तरफ अब हीट फ्लो कर रही है, लेकिन कैसे फ्लो करेगी? जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सेकंड लॉ की बड़ी एप्लीकेशन है भाई। अगर मैं बात करने पे आऊँ तो बहुत देर तक हमारी बात हो सकती है, तो मैं अपनी बात को भी सिर्फ यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। इतनी बात आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ज़रा गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि सेकंड लॉ जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको किस हद तक आप समझ सके हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को कितना आपने समझा है। फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपका होगा तो उस पर हम बात करेंगे। फिर मैं इसकी जो और स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई हैं, जो साइंटिस्ट की, उन पर बात करेंगे कि वो इक्वल कैसे हो सकती हैं। फिर हमें बात करने में ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा आएगा। तो आप पहले इस लेक्चर को समझिएगा अच्छी तरीके से। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा। लास्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हुए इसको कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब तक इसके बारे में क्वेश्चन मिल जाएंगे तो इसको कंप्लीट करने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक वर्किंग दे दी है, तो उसे सोचने का टाइम दे दिया है कि हाँ भाई इसको देखो, कुछ समझो, और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह अपने अगली क्लास के अंदर टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपके जो क्वेश्चन उनके आंसर दिए जाएंगे, और फिर सेकेंड लॉ को कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दी इनिशियल स्टेप एंड इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।